नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जन कवि नागार्जुन की बहुत ही सुंदर कविता बादल को घिरते देखा है। कविता के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा करेंगे, पुनः कविता की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागार्जुन सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेम के लिए विख्यात रहे हैं। बाबा नागार्जुन दो विरोधी भावों का ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ है कि एक तरफ तो वो घोर क्रांति के समर्थक हैं, ओज और विद्रोह का स्वर उनकी कविताओं में सुनाई देता है, वहीं दूसरी ओर वे अपनी प्रेयसी के सिंदूर तिलकित भाल की स्मृति सामने लाते हैं। शिशुओं के निश्चल मुस्कान के आगे सब कुछ विस्मृत कर देते हैं तथा बादलों के सौंदर्य को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो बाबा नागार्जुन का प्रकृति प्रेम संपूर्ण साहित्य में विख्यात है और हम देखते हैं इस कविता में किस तरह से नागार्जुन ने अपने प्रकृति प्रेम को वाणी प्रदान की है। कविता के प्रमुख बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता नागार्जुन के प्रथम काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कविता संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के ऊंचे ऊंचे उत्तुंग शिखरों पर घिरने वाले जलमय मेघों के भिन्न भिन्न स्वरूपों का सुंदर अंकन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन हिमालय से जुड़ी अनेकानेक किंवदंतियों तथा दंत कथाओं को भी कविता में सामने लाते दिखाई देते हैं, जैसे कि किन्नर किन्नरियों की कथा, कस्तूरी मृग की कथा आदि। इस कविता में कवि सौंदर्य का गतिमान चित्रण प्रस्तुत करते हैं। स्थिर चित्रण नहीं प्रस्तुत किया गया है, बढ़ते हुए सौंदर्य को, चलायमान सौंदर्य का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है बाबा नागार्जुन ने। हिमालय के सुदूरवर्ती भिन्न भिन्न भागों का रमणीय अंकन कविता की प्रमुख विशेषता है। बिंब विधान तथा चित्रात्मकता इस कविता के भाषा सौंदर्य को अभिवृद्ध करता है। भाषा यदि हम देखें तो शुद्ध संस्कृत निष्ठ सुसंस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली है तथा कलात्मक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यथा ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, शैवालों की हरी दरी पर। तो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली संपूर्ण कविता में प्रयुक्त हुई है। कवि ने कालिदास के मेघदूत वाले आख्यान का भी स्मरण कविता में किया है कि जब वो हिमालय की ऊंची मेखलाओं में स्वयं को घिरा हुआ पाता है तो बरबस ही उसे कालिदास के मेघदूत की स्मृति हो आती है। मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपकाशयोक्ति, सांग रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश आदि विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरस, सहज तथा कलात्मकता से भरपूर है। प्रस्तुत कविता हमारे सामने हिमालय के सौंदर्य का ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करती है कि हम बैठे बैठे कविता को पढ़ते पढ़ते अनायास ही मानो हिमालय की
सुदूरवर्ती चोटियों का दृश्यांकन करते हुए स्वयं को अनुभव करते पाते हैं। हम खो जाते हैं बर्फ से ढके हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों में। हमें स्मरण हो आता है हिमालय का किन्नर किन्नरियों का प्रदेश, पुष्पों की घाटी और सुंदर सुंदर हिमाच्छादित घाटियाँ। तो शब्द चित्र की दृष्टि से, चित्रात्मकता की दृष्टि से, भाषा एवं भाव सभी दृष्टियों से प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि बनकर हमारे सामने आती है। चलिए देखते हैं कविता को और व्याख्या करते हैं इसकी। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेशों में घिरने वाले बादलों के दृश्य को साकार करते हुए कह रहे हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन कह रहे हैं कि अमल, अमल अर्थात स्वच्छ, धवल अर्थात श्वेत, स्वच्छ एवं श्वेत पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। घिरे हुए बादलों से बूंदों के रूप में टपकने वाले जल को उसके छोटे छोटे मोती के समान ओस कणों को वहाँ खिलने वाले मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए भी मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन कह रहे हैं कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी और बड़ी सैकड़ों झीलें हैं। उनके श्यामल अर्थात काले तथा नीले जल में मैदानी देशों से आने वाले उन पक्षी जो कि अपने प्रदेशों की ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर के वहाँ शीतलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं, उनको मैंने जल में तीखे तथा मधुर कीट पतंगों को आहार के रूप में ढूंढते हुए देखा है, खोजते हुए देखा है तथा वहाँ पर हंसों को भी तैरते हुए देखा है। वे हंस अपने आहार की खोज में मैदानी प्रदेशों से आकर के वहाँ की झीलों में शीतलता प्राप्त करते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग ही रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिराभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन बोल रहे हैं कि बसंत ऋतु का प्रभात हुआ था अर्थात प्रातः काल का समय था तथा अनिल अर्थात पवन मंद मंथर गति से संपूर्ण वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी। बाल अरुण अर्थात त्वरित उदित होने वाले सूर्य का लाल लाल बिंब और
जब सूर्य उदित होता है उस समय उसकी किरणें अत्यंत मृदु प्रतीत होती हैं, उनमें वो तीक्ष्णता नहीं होती जो प्रातः काल के सूर्य के बाद दोपहर के समय के सूर्य की होती है। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, 2 शिखर वाली पर्वत श्रेणियां अगल बगल खड़ी हुई थी और उन श्रेणियों में एक दूसरे से विरहित होकर वो क्रौंच पक्षी जो अभिशाप के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं रात्रि को, और दिन में रात के चंद्र के अस्त होते ही जैसे ही सूर्योदय होता है वे पुनः एक हो जाते हैं, तो वो अभिशापित चकवा चकवी प्रसन्न हो गए हैं, उनका क्रंदन बंद हो गया है। और फिर उस महान सरोवर के नीचे शैवालों की हरियाली दरी के ऊपर, अर्थात शैवालों की हरी हरी घास जो कि पूरे भूमंडल पर दरी के समान बिछी हुई सुसज्जित हो रही थी, उस पर उन पक्षियों का प्रणय कलह छिड़ते हुए भी देखा है। अर्थात उनमें प्रेमालाप और श्रृंगार परक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। वे दोनों आपस में अपने वियोग को दूर करके प्रसन्नता पूर्वक एक हो जाते हैं। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन आगे कह रहे हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, ऐसी पर्वतीय घाटी जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जो बर्फों से ढकी हुई है मीलों तक, शत सहस्त्र सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर ऐसा स्थान जहां पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। वह कस्तूरी मृग जो अपनी ही नाभि से उठने वाली तीव्र सुगंध से आकर्षित होकर के उसको इधर उधर ढूंढते हुए घूमता रहता है। वह अपनी ही नाभि से निकल रही उन्मादक सुगंध के पीछे धावित हो होकर के स्वयं पर चिढ़ जाता है, खींचता है। मैंने ऐसे सुंदर पर्वतीय प्रदेश में बादल को घिरते हुए देखा है। नागार्जुन द्वारा इस किंवदंती को भी कविता में स्थान दिया गया है। कहते हैं कि कस्तूरी मृग हिमालय के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, परंतु उसे पता नहीं होता है। वो इधर उधर उस स्रोत की खोज करते फिरता है जहाँ से सुगंधी आ रही है, और ना प्राप्त होने पर स्वयं पर खींचता है। कहते ना, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। आगे कहते हैं बाबा नागार्जुन, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, मेघदूत का पता नहीं पर कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़े में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे हुए हिमाच्छादित मेखलाओं में बैठकर स्मरण करते हैं कालिदास के मेघदूत। वे कहते हैं कि कालिदास ने जिस अलकापुरी का उल्लेख किया था, जिस धनपति कुबेर के विषय में बताया था, वो कहाँ है? मुझे तो यहाँ कहीं दूर दूर तक उसका ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है। और कालिदास ने जिस मेघ को दूत बनाकर भेजा था, उस व्योम प्रवाही मेघदूत जो गंगा जल के समान जल की वर्षा करने निकलता है, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है।
मेघदूत का पता नहीं पर कौन बताए वह छाया में, कि मेघदूत तो छलनामयी के समान हो सकता है यहीं पर बरस के समाप्त हो गया हो। जाने दो, वह तो कवि की कल्पना थी, अर्थात उस वृत्तांत में कितनी सत्यता थी यह तो कवि कालिदास ही बता सकते हैं। मैंने तो भीषण जाड़े में आकाश को चुभती हुई कैलाश की चोटी पर, शीर्ष पर बड़े बड़े मेघों को आंधी से गर्जन के साथ भिड़ते हुए, टक्कर लेते हुए देखा है, अर्थात मैंने मेघों का गर्जनकारी प्रलयंकारी रूप देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते नहीं है कि जल हमारे जीवन का स्रोत है, परंतु जब वह जल ही विभत्स रूप धारण कर लेता है तो फिर कहीं से भी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती। इसका एक उदाहरण हम केदारनाथ जल प्लावन की घटना से देख चुके हैं। तो इसी तरह प्रलयंकारी मेघों का भी वर्णन किया है बाबा नागार्जुन ने। बाबा कहते हैं आगे, शत शत निर्झर निर्झरनिकल मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासो पूरित रखे सामने अपने अपने, कि शत शत निर्झर निर्झरनी, उस वन में जहाँ सैकड़ों सैकड़ों झरने और सरिताएं अपने निनाद से देवदारू के जंगलों को मुखरित कर रही थीं, वहाँ शोणित अर्थात लाल रक्त के समान तथा धवल अर्थात श्वेत, लाल और श्वेत भोजपत्रों से सुसज्जित कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से अपने कुंतल को, अपने केसों को, अपने मस्तक को सजाए हुए, इंद्रनील नीले पुष्पों की माला अपने शंख सरीखे सुघड़ गलों में डाले हुए, कानों में कुबलय, कमल का एक प्रकार होता है नील कमल का, कानों में कुबलय से सुसज्जित किए हुए, और अपनी वेड़ी में अर्थात चोटी में 100 पत्रों वाले लाल कमल को सुसज्जित करके रजत रचित चांदी से निर्मित मणियों से सुसज्जित कला में पान पात्र अर्थात बर्तन में, पात्र में द्राक्षासो पूरित अर्थात अंगूरों से बनी हुई मदिरा, तो चांदी से निर्मित मणियों से सुसज्जित कलात्मक पात्र में जो कि मदिरा से भरा हुआ है, अपने अपने सामने रखे हुए स्नेहिल चंदन की त्रिपटी पर, चंदन की बनी हुई त्रिपटी पर, चौकी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, और उस त्रिपटी पर क्या बिछा हुआ है? नरम अर्थात कोमल दाग रहित मृग शावक के चर्म से निर्मित छाल का बना हुआ आसन। इन मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले इन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। कि नागार्जुन कह रहे हैं कि इन किन्नर किन्नरियों को, जो कि पुष्पों की घाटी हिमालय की ऊंचे उच्चतम शिखरों वाले भागों पर पाए जाते हैं, उनको नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग की छालों पर पलथी मारे बैठे हुए मैंने देखा है, कि जो तरह तरह के पुष्पों से स्वयं को सुसज्जित किए थे और अपने सामने सुंदर चांदी के पात्र में अंगूरों से बनी हुई मदिरा को रखे थे, मदिरा पान कर रहे थे। मदिरारुण आँखों वाले इन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, कि किन्नर और किन्नरी मदिरारुण आँखों वाले थे, अर्थात उनकी आँखों से मदिरा की मादकता प्रकट हो रही थी, उनकी आंखें मद के प्रभाव से लाल हो रही थीं, तथा वे अपनी मृदुल और मनोरम उंगलियों से बंसी को बजा रहे थे। मैंने उस
अचंभित कर देने वाले आश्चर्यजनक विचित्र दृश्य को देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। कहते हैं कि किन्नर और किन्नरियों के प्रदेश में सायंकाल के पश्चात यदि कोई जाता है तो वो अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य नहीं रख पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रचलित दंत कथाओं और किंवदंतियों का भी आश्रय लिया है। नागार्जुन ने हिमालय से जुड़ी हुई समस्त कथाओं के, उसके सौंदर्य के समस्त रूपों को चित्रित करने का प्रयास किया है नागार्जुन ने इस कविता में। और इस कविता की सफलता इसी बात से सिद्ध है कि इस कविता को पढ़ते हुए पाठक बरबस ही हिमालय की सुंदरता की गोद में स्वयं को खोया हुआ पाता है। वह भूल जाता है अपने सामान्य जीवन को। ऐसा लगता है मानो वो यात्रा पर निकल चुका है उस हिममय प्रदेश की। इस कविता को पढ़ते हुए उसे चित्र का सा अनुभव होता है और घर बैठे ही मानो वह संपूर्ण हिमालय की यात्रा पूर्ण करके वापस आ जाता है। तो अत्यंत सुंदर कविता है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से अनूठी, भाषा और कलात्मकता की दृष्टि से भी अभिनव शिल्प योजना है इस कविता में, तथा खड़ी बोली और कलात्मक शब्दावली का प्रवाह दर्शनीय है। धन्यवाद।